पहाड़ टीवी में हूँ आपके साथ रुतिका थपलिया और वक्त हो चला इस वक्त बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 5 अगस्त तक प्रदेश भर के सभी इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। बागेश्वर, चंपावत सहित नैनीताल जिले में भी बंद रहेंगे स्कूल। बजरंग दल ने हरियाणा हिंसा के दोषियों के खिलाफ उठाई कार्रवाई की मांग, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों में सरकार ने पुराना नगर पंचायत के अध्यक्ष हरिमोहन नेगी हो गया बर्खास्त। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर घमासान, मोर्चा पदाधिकारियों ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। प्रदेश कांग्रेस में बड़े नेताओं के बीच घीमा मुश्ती आम बात है, लेकिन इस बार मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों ने संभाला है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने महामंत्री राजेंद्र शाह पर पार्टी में अराजकता फैलाने, अनुशासनहीनता जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सबूतों के साथ शाह के कारनामों को सामने लाने का दावा भी किया है। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ शाह ने कहा कि यदि वे ऐसा नहीं करती तो वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मामला प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के वायरल ऑडियो के बाद से शुरू हुआ। इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने अपनी ही पार्टी के महामंत्री राजेंद्र शाह पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि शाह ने हमेशा प्रदेश अध्यक्षों के नाक में दम मचा कर रखा, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की बात की जाए या प्रीतम सिंह या फिर गणेश गोदियाल के कार्यकाल में शाह ने कई बार अनुशासनहीनता की, उन्हें कभी चैन से काम नहीं करने दिया। कांग्रेस पार्टी की ली तो मैं तभी से एक बहुत ही वफादार सिपाही के रूप में, एक अनुशासित सिपाही के रूप में काम कर रही हूँ और सोशल मीडिया पर या मीडिया में अपनी पार्टी की या अपने पार्टी के नेताओं की लानत मलानत करना मेरा शगल कम से कम नहीं रहा है। उत्तराखंड वासी या कांग्रेस जन जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं अपने काम के प्रति वफादार हूँ, मैं अपनी पार्टी की तरफ पूरी तरह से वफादार हूँ। ऐसे में राजेंद्र शाह जी स्वतंत्र हैं, वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं और मुझे जो कुछ भी प्रूव करना होगा मैं राजेंद्र शाह जी या मीडिया को प्रूव नहीं करूँगी, मैं अपने पार्टी हाईकमान को प्रूव करूँगी और मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। मैंने अपने 2 पेज का जवाब अनुशासन समिति को दे दिया है और मैंने अनुशासन समिति को जवाब देने के बाद मैंने जो भी अपनी बातें थी, अपना मंतव्य था वो अनुशासन समिति के सामने स्पष्ट कर दिया है और ये कह दिया है कि भाई मेरा कहीं भी मंतव्य इस तरह का नहीं था कि जिससे कि कहीं भी ये लगे कि मैंने जानबूझकर ये बयान दिया। और वो क्योंकि स्वाभाविक है कि जब मैंने अनुशासन समिति को दे दिया तो वो बात अब अनुशासन समिति के पाले में। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि वो वहाँ से ये कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, देखिए मैं कार्रवाई को के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मानसिक रूप से। अगर ये लगता है कि कार्रवाई कड़ी करनी है तो कोई बात नहीं, 6 साल कांग्रेस के संविधान में है, 6 साल के लिए निकाला जा सकता है। मैं 6 साल तक इंतजार करूंगा और जब 29 में फिर दोबारा मैं कांग्रेस में रहूंगा। मेरे तो पुरखे कांग्रेस में। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। यहां तक कि शुरुआत में ज्ञापन लेने आए एडीएम से हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हो गई। कार्यकर्ता इस जिद पर अड़े थे कि ज्ञापन एडीएम नहीं बल्कि डीएम को ही सौंपा जाएगा। काफी देर तक जिलाधिकारी के न आने पर हिंदू परिषद के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर की सड़क भी जाम कर दी। हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक ब्रजमंडल यात्रा मेवात के नूह में नल्हड़ शिव मंदिर में इस्लामिक जिहादियों द्वारा हिंसा के विरोध में ज्ञापन सौंपने आए थे। ये ज्ञापन हर प्रदेश से जिलाधिकारी कार्यालय से माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा जा रहा है। लेकर ज्ञापन सौंपा। मोदी हिंदू पीड़ा मजाक बनकर रह गई है और ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी है। जिलाधिकारी महोदया आधे घंटे की प्रतीक्षा कराकर पीड़ित हिंदू समाज को समय देने के लिए बड़ी मुश्किल से आई है और उनका व्यवहार इस प्रकार से है कि जितने हताहत हिंदू समाज के लोग हुए हैं, जिस प्रकार की पथराव आगजनी हिंदू समाज को हुई है, वो हंस रही हैं। एडीएम साहब का कहना है अगर आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है मौके पर जाइए और जिस प्रकार का वो प्रतिकार करना है वहां कीजिए, यहाँ क्यों प्रदर्शन करते हैं? इस प्रकार के भाव से अगर प्रशासन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ट्रीट करेगा, हिंदू समाज को ट्रीट करेगा, कहीं न कहीं हिंदू समाज के आक्रोश का यह ज्वालामुखी फट पड़ेगा और यह सब ब्यूरोक्रेसी ध्वस्त हो जाएगी। जिस प्रकार की मौज ये बंद कमरों में बैठकर ले रहे हैं, यह चिंता का विषय है। हिंदू समाज को और कुचला जा रहा है, उनको दहन किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, पत्थरों में मारा जा रहा है। उस सब की जिम्मेदारी इस प्रशासन पर ही तो है। अमन भंडारी को बर्बर तरीके से 15 मुस्लिम युवकों ने मार दिया, प्रशासन मौन बैठा रहा, जिलाधिकारी शांत बैठी रही। उत्तराखंड फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित पहली उत्तराखंडी धार्मिक पिक्चर
फिल्म जय मां धारी देवी 4 अगस्त से रोजाना 10:45 बजे सुबह के शो में रामा पैलेस ऋषिकेश में प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म मां धारी देवी की महिमा, वरदान, आस्था पर बुनी गई ये धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक कहानी पर आधारित है। फिल्म के लेखक, निर्माता, निर्देशक देबू रावत हैं, जो इससे पहले भी कन्यादान और ठोकदार जैसी सुपरहिट गढ़वाली फिल्मों का निर्माण, निर्देशन कर चुके हैं। कि उत्तराखंड की रक्षक देवी जो यहाँ पर जो हमारे सिद्धपीठ है धारी देवी, उसके ऊपर पहली बार फिल्म बनी है। उसके ऊपर भजन बने हैं फिल्म के हिसाब से, और उसी वहीं पर मंदिर में ही फिल्माए गए हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता यही है। इसमें जो हीरो का जो रोल किया है पौड़ी से हैं गौरव गैरोला, और नायिका में शिवानी भंडारी है। एक दूसरी नायिका है वो कोटद्वार से हैं, पूजा काला। उसके बाद ये हैं हीरोइन के फादर के रोल में राजेश मालगुड़ी जी हैं। माँ के रोल में बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं उत्तराखंड की गीता उनियाल जी हैं। और आपने सुमन गौर जी का नाम सुना होगा, देखा भी होगा उनके वीडियोस। वो इसमें लड़के की माँ के रोल में है। एक अजय सिंह बिष्ट जी हैं, दिल्ली के हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, मेरे गाँव फिल्म में भी थे। अभी उनकी एक चक्रव्यूह फिल्म भी आ रही है, तो वो इसमें हीरो के फादर के रोल में है। एक राजेश जोशी, अब उत्तराखंड का उसके बराबर कोई कॉमेडियन नहीं है। राजेश जोशी इसमें कॉमेडियन के रोल में है, हरिद्वार से हैं। और आनंद सिलसवाल है लड़का, टेरी का रहने वाला, दिल्ली में रहता है, वो इसमें खलनायक की भूमिका। महिलाओं में हमेशा लंबे और काले बालों का बहुत अधिक शौक रहता है। बेरिना के रीछा गांव निवासी 36 वर्षीय रेनू धारियाल को बालों के प्रति ऐसा शौक रहा कि अपनी लंबाई से अधिक लंबे बाल हो गए हैं। रेनू के लंबे बालों को रखने का शौक बचपन से ही था, लेकिन 2015 से रेनू में अपने बालों को लेकर ऐसा जुनून सवार हुआ कि आज रेनू धारियाल के बालों की लंबाई 8 फीट 7 इंच है। इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इससे पूर्व भी रेनू को कई रिकॉर्ड अपने नाम पर कर चुकी हैं। रेनू बताती हैं कि वे जल्द ही लिम्का और गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करा लेंगी। वे बालों में आज भी कोई केमिकल या शैम्पू तक प्रयोग नहीं करती हैं। अपने YouTube चैनलों के माध्यम से महिलाओं को लंबे बालों को रखने की समय समय पर जानकारी भी देती रहती है। मुझे बाल लंबे करने का बचपन से ही शौक था। मैं कुछ अलग करना चाहती थी। कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे बीच बीच में बाल अपने काटने पड़े, और सन 2015 से मैंने बालों की केयर करना शुरू किया, और बिल्कुल भी मैंने बालों को नहीं काटा और अपने बालों को बढ़ाना स्टार्ट किया। अभी मेरे बालों की हाइट 9 फीट होने वाली है। सबसे पहले सन 2020 में मैंने इंडिया बुक में अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मैंने उत्तराखंड बुक में अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया। तब मेरे बालों की लेंथ 95 इंचेस थी। उसके बाद सन 2021 में मुझे उत्तराखंड आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, और अभी मैंने अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया है सन 2023 में इंडिया स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और यहाँ पर मैंने अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया है। चमोली जिले के देवाल विकासखंड के ग्राम ऑर्डर तो एरथा में भारी बारिश के कारण वन विभाग के मार्ग के हालात बहुत ही दयनीय और जर्जर हैं। आपको बताते चले कि स्कूल के बच्चे और ग्रामीण इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार आज तक हमारे लिए 4 किलोमीटर की सड़क तक नहीं बनवा पाई। कई विधायक आए और कई चले गए, पर ग्रामीणों को सड़क नसीब नहीं हो पाई। आपको बता दें कि इस मार्ग पर दर्जनों गांव हैं, लेकिन सुविधा के नाम सड़क नहीं है। वहीं आलम ये है कि वन विभाग पैदल रास्ते बनवा भी रहा है, लेकिन लगातार भूस्खलन होने से रास्ता टिक नहीं पा रहा, जिससे स्कूली बच्चे जान हथेली पर रखकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। इन दिनों कभी बरसात कभी धूप से बदलते मौसम के कारण क्षेत्र में वायरल फीवर, डायरिया और आई फ्लू के मरीजों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार आना हो रहा है, जिस पर डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि बदलते मौसम में सबको अपना ख्याल रखने की लगातार सलाह दी जा रही है। वहीं डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि बुखार व डायरिया के मरीजों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी जा रही है, और आई फ्लू के मरीजों को धूप से बचने व आंखों को साफ ठंडे पानी से धोने की सलाह दी जा रही है। वायरल फीवर के और मौसम चेंज होने की वजह से जो बुखार आ रहा है वो, और साथ में डायरिया और आई फ्लू के पेशेंट इस टाइम काफ़ी आ रहे हैं, और जिसका उपचार हमारे यहाँ किया जा रहा है। इस टाइम लोगों को इसलिए मौसम जो चेंज हो रहा है, पानी ज़्यादा पिया करें ना, उबाल के पानी, साफ पानी पिएँ, और अपनी आँखों को अगर आई फ्लू होता है तुरंत दिखाएँ, और ठंडे पानी के छींटे मारते रहें, और ये सब आई फ्लू में आपको करना है।
मामला हरिद्वार बहादुराबाद के दादूपुर गोविंदपुर का है, जहां सलमान नामक युवक ने अपने ससुर अनवर कुरैशी पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया। दरअसल कुरैशी ने 2 साल पहले अपनी बेटी की शादी सलमान से करवाई थी, लेकिन शादी के बाद से ही सलमान दहेज के लिए अनवर की बेटी अफसा को परेशान करने लगा और 10 लाख रुपए की मांग करने लगा। इसके बाद पीड़ित अनवर ने 2.5 लाख रुपए अपने दामाद सलमान को दे दिए, लेकिन फिर भी सलमान की पैसों की मांग नहीं खत्म हुई, जिससे परेशान होकर अफसा अपने मायके आकर रहने लगी। 2 दिन पहले सलमान अपने ससुराल पहुंचा और फिर से पैसों की मांग करने लगा, जिस पर पीड़ित अनवर ने और पैसे देने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी सलमान ने बहादुराबाद पथरी पावर हाउस के पास अनवर पर धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गया और उसके बाद पुलिस ने घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। धमकी देता रोजाना, बस जमाई है वो हमारा, यूँ कहा करता सबको मारूंगा एक करके। लड़की का भी रात गला घोंट रहा था, हमने सोचा वैसे ही कर रहा होगा, बस गुस्से मजाक में अब ला के कंपनी से उन्हें मार दिया चुप। 2 दिन से रह रहा था, यहीं आया हुआ था 2 दिन से वो, बस धमकियाँ देता, यूँ तो कहता मारूंगा सबको, तो मैं एक मार दूंगा सबको। कल यूँ भी कहता नौसाद पर वो नौसाद कुरैशी का नाम बजेगा यहाँ से, कल वो नाम नहीं लेने का, कोई भी इधर को घर नहीं देखने का इसका, ऐसा करके भागूंगा। वे तो बस ऐसे तो मैं करते ही रहे, मार पिटाई लड़ाई झगड़े। रात 3 बजे मेरा भी गला दबा रहे थे, कह रहे तुझे जान से मारूंगा, तेरी बोटी बोटी खाऊंगा करके। फिर पापा की साथ हुई होगी उसकी, पापा ने गाली दे दी थी उसे जब वो मुझे मार रहा था रात 3 बजे। फिर 1 बजे वहाँ से लेकर आया पापा को, कंपनी जा रखे थे पापा। हमें 4 बजे पता चला उसने चक्कू मारा। वो रात कह रहा था तुम्हारा ना नाम बजेगा पूरे गाँव में, ऐसा काम करके जाऊँगा। धमकी तो बहुत पहले से ही देता रहा है, मैं मारने की, सबको मारूंगा तुम्हें, बच्चों को भी कहवे अपने मारने को। ऐसा ही हो, कई बार हमने उसकी रिपोर्ट भी करी, कुछ नहीं होता रिपोर्ट करके भी उसकी। पुलिस ने उसे 2-4 दिन भी बंद नहीं करा, छुट जाओ वो जब भी हाथ तो हाथ। कई बार हमने रिपोर्ट देखा है उसकी, हर जगह रिपोर्ट कर ली हमने उसकी, कुछ नहीं होता। और वो मार पिटाई करे, मैं उनके घर भी नहीं रहती, अपने घर ही रहूँ मैं, यहीं बच्चे होए, बच्चों को भी दूसरों के बतावे। अब तो उसके घर वाले भी सब ऐसे ही हैं। सितारगंज क्षेत्र के शक्ति फार्म वार्ड नंबर 6 में देर रात अज्ञात कारणों के चलते एक युवक की अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही सितारगंज पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की लगातार जाँच में जुट गई है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने बताया कि देर रात शक्ति फार्म वार्ड नंबर 6 निवासी भोलावाला को सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृत अवस्था में लाया गया था। वहीं इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। वहीं हत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। फार्म वार्ड नंबर 6 का रहने वाला था। इसे लगभग रात 12 से 1 के बीच में CSC सितारगंज लाया गया था, जो मृत अवस्था में था जब यहाँ आया था। तो इसका नाम भोला वाला है, इसके पिता का नाम ब्रजेश वाला, और इसका गला कटा हुआ था जब यहाँ आया था। बाद हमारे द्वारा पुलिस को इसका PI लिख के पुलिस को सूचना दे दी गई। वह अभी शव को पंचनामे के लिए भेज दिया गया है। देहरादून के वसंत विहार क्षेत्र में संदिग्ध हालतों में एक महिला की मृत्यु होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें, मृतक महिला 3 माह की गर्भवती भी थी। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसकी अब देहरादून पुलिस तफ्तीश कर रही है। देहरादून SP सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद महिला को प्रताड़ित करने का काम करते थे। ऐसी जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर विवेचना की जा रही है। मृतक महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। वहीं ये हत्या है, ये सुसाइड, इसका पता पुलिस जल्द ही लगा लेगी। देखिए, थाना वसंत विहार में सूचना मिली थी, जिस पर कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन भी दी गई है, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी बहन की शादी 2022 में हुई थी और शादी के बाद से ही उसका पति और उसके घर वालों द्वारा उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। और इसके पश्चात कल 1 तारीख को जो है उसके पति, उसकी सास और ननद द्वारा जो है उसकी हत्या खारिज कर दी गई। और उसके बाद मृत्यु के पश्चात उनको घर वालों को सही सूचना भी नहीं दी गई। इस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिस पर कि मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 304 BIPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके पश्चात विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और जो अभियुक्त है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अल्मोड़ा जिले की रानीखेत तहसील के दूरस्थ गांव दलमोटी भंसोली बटुलिया के ग्रामीणों को अब तक नहीं मिल पाई सड़क की सौगात। आपको बता दें कि गांव में बीमार पड़ने पर ग्रामीण पीड़ितों को 12 किलोमीटर पहाड़ी के रास्ते से अस्पताल लाते हैं। ग्रामीण जिलाधिकारी से लेकर कई नेताओं और मंत्रियों को भी सड़क निर्माण के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक प्रशासन ने गाँव में सड़क निर्माण के लिए कोई कदम अभी तक नहीं उठाए। गांव में सड़क नहीं होने से आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, हमारा क्षेत्र रानीखेत से 12 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम दलमोटी मछखाली, जो मछखाली के नज़दीक है, और पोस्ट ऑफिस भैंसोली जिसका पड़ता है, विगत 20 सालों से हम अपने वहां रोड की मांग कर रहे हैं। इसकी मांग हमने 2003 में उठाई थी, जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, परंतु आज तक यहाँ पर 12 किलोमीटर रानीखेत तहसील से 12 किलोमीटर के होने के बाद में भी जो हमारा मूल नगर क्षेत्र है वो रानीखेत है, अभी तक यहाँ पर रोड की कोई सुविधा नहीं हुई है, जिस कारण यहाँ पर क्षेत्रवासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हमें 6 किलोमीटर डोली से या हमारे वहाँ पेशेंट को लाया जाता है, जो हमारे लिए एक बहुत सोचनीय और इस आधुनिक युग में जो आज का शासन प्रशासन या गवर्नमेंट भारत सरकार बोलती है कि हम अमृत काल में का समय है, लेकिन हमारे लिए ये अमृत काल का नहीं, ये अंग्रेज़ों से पहले का ज़माना हमारे लिए है, जिससे 12 किलोमीटर में अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधियों ने, जो देश के प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। देहरादून IBBF 8 सितंबर को वेस्ट बंगाल में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता कराने जा रही है। इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन प्रवक्ता पंकज मैसून का कहना है कि इसमें हमारे उत्तराखंड के बच्चे भी प्रतिभाग कर सकेंगे, जिसमें कुछ नियम व शर्तें लागू रहेंगी। उत्तराखंड एसोसिएशन अपने कार्यक्रमों में मिस्टर यूनिवर्स प्रेमचंद्र डोगरा और भारत के अन्य प्रमुख बॉडी बिल्डरों को सम्मान देने का कार्य कर चुकी है और देहरादून व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज मैसून को बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का गढ़वाल मंडल प्रवक्ता मनोनीत कर रहे हैं और उनके अनुभवों का लाभ बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को भी मिलेगा, जिससे प्रदेश के बच्चों और नवयुवकों का भविष्य उज्जवल होगा। तो मैं इंडियन बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इसमें हमारे भाई साहब थपलियाल जी, राजीव थपलियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने आज हमें जो प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी, और अरुण शर्मा जी को जो आज संरक्षक की जिम्मेदारी दी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 सितंबर 2023 को ये आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक प्रतियोगिता होनी है कूच बिहार में, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ इसमें पार्ट ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, और बस एलिजिबल होना चाहिए। 8 सितंबर को कूच बिहार वेस्ट बंगाल में होगी और इसके लिए जो भी प्रतिभागी पूरी इंडिया से होंगे, ये इंडिया स्तर की भी है और एशिया चैंपियनशिप भी है। एक तरफ का किराया बच्चों को देंगे, उसमें 3000 रुपये से 25,000 रुपये तक का इनाम। आशा कार्यकर्तियों ने मंगलवार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गंगोली हाट और बेरीनाग में कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। आशा कार्यकर्तियों ने बताया कि पिछले 9 माह से भुगतान नहीं किया जा रहा और न ही उन्हें मोबाइल दिया जा रहा है। पूर्व में कई बार इन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक आंदोलन लगातार जारी रखने की बात कही। ब्लॉक अध्यक्ष उमा मेहरा के नेतृत्व में आशा कार्यकर्तियों ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया और साथ ही मिशन इंद्रधनुष और हेड काउंट सर्वे का कार्य नहीं करने की भी बात कही। आज गंगोली हाट ब्लॉक की समस्त आशा कार्यकर्ता एक दफ्तर से धरने में बैठी है, क्योंकि 9 महीने से किसी थर्ड डिस्ट्रिक्ट में किसी भी आशा कार्यकर्ता कोई भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ, इसलिए हमें मजबूरन 1 अगस्त से पूर्णकारी बहिष्कार और धरने में बैठने को मजबूर होना पड़ा। दूसरी मांग हमारी ये है, 2020-21 में कोरोना रोकथाम हेतु प्रत्येक राजस्व के हिसाब से जिलाधिकारी के माध्यम से 5,000 की धनराशि डाली गई थी। 7 ब्लॉकों में वो पैसा 2021 में आया और आशा कार्यकर्ताओं ने उस पैसे को खर्च किया। गंगोली हाट ब्लॉक में आज तक वो पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमें धरना और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा। देहरादून के दोनों विश्वविद्यालय में ओरिएंटेशन इंडक्शन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
दीक्षारंभ के इस कार्यक्रम में छात्रों को उनके बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति के जरिए बच्चों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चों का कौशल विकास भी लगातार हो रहा है। हमने अपने राज्य में 2 परंपराएं शुरू की हैं कि हमारे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बेसिक स्कूल है, वहाँ पे हम प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम हर जगह करते हैं। और जितने हमारे विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, सभी चाहे डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, वहाँ दीक्षारंभ कार्यक्रम शुभारंभ किया है। और इससे ये होता है कि जो नया बच्चा आता है कॉलेज में या विश्वविद्यालय में, उसको पुराने बच्चों के साथ में, अपनी फैकल्टी के साथ में, विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ में इंट्रोडक्शन भी हो जाता है और बच्चों को जो है विश्वविद्यालय के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है। और ये भी हो जाता है कि भाई अब हमको इस विश्वविद्यालय में 5 साल रहना है, 7 साल रहना है, PhD तक बच्चों को रहना पड़ता है। तो एक अच्छी परंपरा जो है NEP 2020 के तहत हम लोग कर रहे हैं और इससे बच्चे भी बहुत खुश हैं। आज बड़ा शुभ दिन है। हमारे जो भविष्य के कर्णधार हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनके आज विश्वविद्यालय की पढ़ाई प्रारंभ हुई है और हमारी नई शिक्षा नीति, जिसमें 1 से लेकर कक्षा 12 तक प्रवेशोत्सव और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में दीक्षारंभ दिवस, ये सब जगह मनाए जा रहे हैं। आज विश्वविद्यालय में भी आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी कर्णधारों, सभी आने वाले भविष्य के हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाने वाले इन विद्यार्थियों को सबको शुभकामनाएं देता हूँ। लक्सर के मुख्य बिजली घर पर शाम करीब 3 बजे भारूवाला गांव निवासी करीब सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा एकजुट होकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। दरअसल अनिश्चितकालीन धरने पर आसीन ग्रामीणों के मुताबिक उनका भारूवाला गांव खानपुर के बिजली फीडर से जुड़ा हुआ है और बिजली की लाइन में पेड़ों के कारण अधिकांश मरम्मत के चलते विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। ऐसे में ग्रामीणों के अनुरोध पर उनके गाँव को खानपुर की अपेक्षा गोवर्धनपुर बिजली फीडर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, मगर गोवर्धनपुर निवासियों द्वारा विरोध जताया जा रहा है कि उनका गांव लोकसभा सांसद द्वारा गोद ले लिया गया है और उनके बिजली फीडर पर केवल उन्हीं का ही अधिकार है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग द्वारा अपनी हठधर्मिता दर्शाकर उप जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश की अवमानना भी की जा रही है। समस्या ये है जी, हमारा गाँव खानपुर फीडर से बिल्कुल एंड में पड़ रहा है, जो लाइन काफी लंबी है। अगर हल्की सी बारिश आ गई, हल्की सी हवा आ गई तो हमारी गांव की लाइन 2-2 दिन 3-3 दिन के लिए बाधित रहती है। तो हमने एक्शन साहब से मिले, चीफ हरिद्वार से मिले, उन्होंने हमारी लाइन का एस्टीमेट बनाकर लाइन तैयार करवा दी, रेडी करवा दी। इनके संज्ञान में पूरा मामला है SDO चंद जी के। अब लाइन में सिर्फ कनेक्शन होने थे, उधर से हटने थे और इधर से गोवर्धनपुर फीडर से जुड़ने थे। तो 2-3 दिन से हमें पता नहीं 2 गाँव में तकरार करवाने का काम कर रहा है SDO चंद जी। 2 दिन तक बिल्कुल आवाज़ बदल लिया और ग्रामीण इनका इंतजार कर रहे हैं, बिजली घर छोड़ के कहीं बाहर जा लिया है, अब तक आए नहीं, यहाँ तक इनका इंतजार कर रहे हैं गाँव वाले। हम इतने परेशान हैं खानपुर फीडर से, हमारा आखिरी गांव पड़ रहा, लाइन 3-3 दिन बंद रहा है। हमने गोवर्धन फीडर जुड़वाने की काम करवा, सब एस्टीमेट बन गया, लाइन खिंच गई, लेकिन जोड़ने वाले SDO चंद है, पहले तो वहाँ रोकने वाले को फ़ोन कर दो, तुम रोको और हम आ रहा जोड़न, और हम फ़ोन कर दो, वहाँ बिठाने का काम कर दिया। परसों बाढ़ बचा है लॉकडाउन में। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत गांव चेड़ा क्षेत्र में बुधवार की दोपहर गांव में रहने वाली 45 वर्षीय अनीता देवी और अन्य गांव की अन्य 2 महिलाओं के साथ जंगल से अपने पालतू जानवरों के लिए घास लेने गई थी। इसी बीच एक हाथी के झुंड ने अनीता पर हमला बोलते हुए उस पर अपनी सूंड से कई बार वार कर दिए, जबकि साथ में मौजूद 2 अन्य महिलाएं अनीता से जंगल में कुछ ही दूरी पर थी। महिलाओं ने घटना की जानकारी अनीता के परिजनों और ग्रामीणों को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने लहूलुहान हालत में अनीता को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी अस्पताल पहुंच गए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रेंजर शेखर तिवारी ने बताया कि मौके पर वन कर्मियों की गश्त भेज दी गई है और ग्रामीणों से अकेले क्षेत्र में न जाने की अपील की गई है। हाँ, ये टेढ़ा निवासी हैं, इनका नाम अन्नी देवी है, वाइफ ऑफ जसपाल सिंह। ये घास लेने के लिए जंगल की तरफ को जा रही थी तो हाथी ने इन्हें पटक मार दी। अभी इनको अस्पताल में लाया गया है, पोस्टमार्टम की तैयारी। मौके पर क्या स्थिति है? मौके पर अभी स्टाफ को भेजा जा रहा है।
जी अभी 4 बजे के आसपास लगभग फ़ोन आ रहे थे कि कोई गांव में ट्रेजिडी हो रही, हाथी ने कोई जो मतलब किसी महिला के साथ वो किया। तो जिस तरह कंफर्म हुआ तो पता चला कि पड़ोस में जो महिला थी, 2-3 हाथी के जो झुंड थे उन्होंने उस महिला पर आक्रमण किया। यानी जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हाथी उसमें निकल चुके थे, देखा तो महिला वहाँ पे पीड़ित मतलब मृत पाई गई। कितनी महिलाएं थी? लगभग 3 महिला बताई जा रही हैं। केवल इतना ही, हमारे साथ देखते रहिए।